हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे मंथली करंट अफेयर्स की सीरीज़। और अब हम आ जाते हैं मई मंथ के सेकंड लेक्चर पर। ठीक है, तो हम पहले फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे जाके देख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड लेक्चर पे। और अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और भी हमारी बहुत सारी सीरीज़ चल रही हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट जाके चेक करो और उसमें देखो कि आपके अकॉर्डिंग आपको कौन सी सही है, किस चीज़ का आप रिविज़न करना चाहते हो। प्रीवियस ईयर्स बेस सीरीज़ और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज़ हमारी चल रही हैं। सो आप देख सकते हैं जो भी आपको सूट करे। सो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला लेक्चर। और पहले लेक्चर का पहला क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन। इससे पहले के 5 क्वेश्चंस की जो फाइल है वो ख़राब हो गई है। ठीक है, सो चलिए इसी से शुरू करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट तोमर डायनेस्टी। तोमर डायनेस्टी के बारे में हमें कुछ बताना है। ठीक है, कुछ कंसिडर करनी है स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है, पृथ्वीराज चौहान बिल्ट लाल कोटला फोर्ट एंड अनंग ताल ब्योली। एंड सेकेंड है, अनंगपाल टू वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन पॉपुलेटिंग इंद्रप्रस्थ एंड गिविंग इट प्रेजेंट नेम दिल्ली। ठीक है, दिल्ली। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो पहली स्टेटमेंट होंगे कि पृथ्वीराज चौहान ने लाल कोटला फोर्ट और अनंग ताल ब्योली बनाया था। मेन ये किसने बनाए थे? ये बनाए थे अनंगपाल टू ने। किसने बनाए थे? ये बनाए थे अनंगपाल टू ने। अनंगपाल टू ने बनाए थे ये। ठीक है, और जो ये कैपिटल शिफ्ट की थी दिल्ली में, ये भी किसने की थी? अनंगपाल टू ने की थी। इससे पहले कैपिटल क्या थी इनकी? तो इससे जो पहले कैपिटल थी, मतलब जो अनंगपाल वन के टाइम पे जो कैपिटल थी वो थी अनंगपुर। ठीक है, क्या थी? अनंगपुर ही थी, नियर फरीदाबाद। ठीक है, तो हरियाणा में थी अनंगपुर नियर फरीदाबाद। ठीक है, तो फरीदाबाद के पास थी अनंगपुर इनकी कैपिटल इससे पहले। बाद में अनंगपाल टू ने इसकी अपनी कैपिटल दिल्ली में वो कर दी थी। इसको उस टाइम पे क्या बोला जाता था? दिल्ली कपूरी। ठीक है, तो ये उसका नाम हुआ करता था दिल्ली का उस टाइम पे। ठीक है, और ये हो गया हमारा अनंगपाल टू के बारे में। ठीक है, अनंगपाल, जिसको अनंगपाल टू को और क्या किस नाम से जाना जाता है? अनंगपाल तोमर। ठीक है, अनंगपाल तोमर के नाम से भी जाना जाता है इसको। और इससे पहले थे हमारे कौन? अनंगपाल वन। ठीक है, अनंगपाल वन थे इससे पहले। जो अनंगपाल वन थे उन्होंने ही तोमर डायनेस्टी को फाउंड किया था। ठीक है, और कब किया था? 8th सेंचुरी में। ठीक है, कब किया था? 8th सेंचुरी में। और इन्होंने दिल्ली और हरियाणा के कुछ पार्ट्स पे रूल किया था। ठीक है, 8th to 12th सेंचुरी तक। और फिर आ जाते हैं हमारे, ये तो हो गया अनंगपाल वन। फिर हो गया अनंगपाल टू, जिन्होंने अनंगताल ब्योली और लालकोटला फोर्ट बनाए। इनको अनंगताल तोमर भी बोला जाता है, और उन्होंने कैपिटल भी शिफ्ट की। ठीक है, उसके बाद ये जो है, इनके बाद इनके जो ग्रैंड सन आते हैं, अनंगपाल तोमर सेकंड। अनंगपाल तोमर सेकंड, इनके जो ग्रैंड सन थे वो थे पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, वो कौन थे? पृथ्वीराज चौहान इनके ग्रैंड सन थे, जिन्होंने बैटल ऑफ तरेन में 1192 में बैटल ऑफ तरेन में घुरिद फोर्सेस को हराया था। ठीक है, और इन्हीं के नाम पे क्या लिखी गई है? एक पृथ्वीराज रासो। ठीक है, पृथ्वीराज रासो इन्हीं के उन पे लिखी गई है। किसने लिखी थी? वो लिखी थी चंद्र बरदाई ने। किसने लिखी थी? चंद्र बरदाई ने लिखी थी। ठीक है, इनके टाइम पे, मतलब पृथ्वीराज चौहान के टाइम पे कुछ फेमस कोर्ट, मतलब पोएट और कुछ स्कॉलर्स हुआ करते थे। ठीक है, उनके कोर्ट में कुछ फेमस पोएट्स और वो हुआ करते थे। तो वो देख लो कौन कौन से हुआ करते थे पृथ्वीराज चौहान के टाइम पे। आजकल इतने अजीब से नाम आते हैं पेपर में। सबसे पहले है विश्वरूपा। सबसे पहले है विश्वरूपा। फिर है विद्यापति गौड़ा। विद्यापति गौड़ा। उसके बाद है जयंका। फिर है वागीश्वरा जनार्दना। फिर है पृथ्वी भट्टा। तो ये सारे जो थे ये इन्हीं के टाइम पे, मतलब पृथ्वीराज के टाइम पे कुछ पोइट्स थे और स्कॉलर्स थे उनके कोर्ट में।
ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो जो पहला है पृथ्वीराज चौहान ने बनाया था वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, और अनंगपाल टून ने दिल्ली शिफ्ट की थी, ये स्टेटमेंट सही है। तो जो इसका आंसर हो जाता है वो हो जाता है हमारा बी। ठीक है, और बस यही है इसके बारे में। और जो तोमर थे वो किसके फिडेटरीज थे स्टार्टिंग में? वो प्रतिहार्स के फिडेटरीज थे। किसके थे? जैसे आया था ना वो एक रेनादू चोला के बारे में स्टेटमेंट आया था कि रेनादू चोला किसके फिडेटरीज थे? चोलास के फिडेटरीज थे। ऐसे ही जो ये तोमर्स थे ये किसके फिडेटरीज थे? ये थे प्रतिहार्स के फिडेटरीज थे। ठीक है, और फिर बाद में इनको चौहान्स ने मतलब वो कर लिया, कैप्चर कर लिया, तो उसके बाद ये चौहान्स के फिडेटरीज बन गए थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। कौन सी जगह कहाँ पे है? ठीक है, कौन सा आइटम कहाँ पे है? ठीक है, कौन सा आइटम कहाँ पे मिलता है? सबसे पहले है पोचमपल्ली इकात। पोचमपल्ली, तो ये पोचमपल्ली कर्नाटका का नहीं है, ये कहाँ का है? तेलंगाना का है। कहाँ का है? ये तेलंगाना का है। फिर है श्री कलहस्ती कलमकारी। श्री कलमहस्ती कलमकारी जो है ये कहाँ का है? ये हमारा आंध्र प्रदेश का ही है। फिर है पटोला साड़ी। पटोला साड़ी कहाँ की है? ये गुजरात की ही है। उसके बाद है कसूती एम्ब्रॉयडरी। कसूती एम्ब्रॉयडरी कहाँ की है? कर्नाटका की है। कहाँ की है? कर्नाटका की है। उसके बाद एक है, ये तो है कसूती एम्ब्रॉयडरी, एक है सजनी एम्ब्रॉयडरी। सजनी एम्ब्रॉयडरी कहाँ की है? वो है बिहार की। फिर है उपादा जामदानी साड़ीज़। उपादा जामदानी साड़ीज़ ये कहाँ की हैं? ये आंध्र प्रदेश की हैं। ये कहाँ की हैं? आंध्र प्रदेश की हैं। और एक है टोडा एम्ब्रॉयडरी। टोडा एम्ब्रॉयडरी उस वो कहाँ की है? तमिलनाडु की है। उसको पुखून भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये कहाँ की हैं? हो गई हमारी। तो फर्स्ट रॉन्ग होगी, फोर्थ रॉन्ग होगी, सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है, तो आंसर क्या आ गया? बी। ठीक है, तो ये और एक दो चीज़ें याद रख लेना। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में बताना है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, सबसे पहले सिविल डिसोबीडियंस इंक्लूडेड इंडियन रेड्स ऑन सॉल्ट डिपोट्स, रिफ्यूजल टू पे टैक्सेस इन चूजन एरिया। तो बिल्कुल यही था। सेकंड इन बिहार देयर वर प्रोटेस्ट अगेंस्ट चौकीदारी टैक्स इन सरन एंड भागलपुर। तो ये भी सही है, उसी टाइम पे बिहार में सरन और भागलपुर में चौकीदारी के लिए प्रोटेस्ट चल रहे थे। ठीक है, और सॉल्ट मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? दांडी मार्च से 1930 में हुआ था। ठीक है, और तमिलनाडु में इसको किसने लड़ किया था? तमिलनाडु ने इसको सी राजा गोपालाचारी ने लड़ किया था। सी राजा गोपालाचारी ने इनको लड़ किया था। मालाबार में इनको किसने लड़ किया था? मालाबार में इनको के कलापन ने किया था। के कलापन। ठीक है, इनको वाइकोम सत्याग्रह में भी थे। वाइकोम सत्याग्रह। ठीक है, उसके बाद है वेस्टर्न इंडिया। वेस्टर्न इंडिया में इसको किसने लड़ किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान ने इसको लड़ किया था। और खान अब्दुल गफ्फार खान और किससे रिलेटेड है? किस्सा खवाई बाजार। किस्सा खवाई बाजार से भी रिलेटेड है। किस्सा खवाई बाजार से भी रिलेटेड है। जब क्या हुआ था? ब्रिटिशर्स ने इन पे फायर कर दिया था। ठीक है, खवाई बाजार में खान अब्दुल गफ्फार खान के जो वो थे उन पे। ठीक है, रेड शर्ट मूवमेंट्स वाले उस पर। तो खान अब्दुल गफ्फार खान वेस्टर्न इंडिया में लड़ गया था। और मालाबार में किसने लड़ किया था? के कलापन ने। और तमिलनाडु में सी राजा गोपालाचारी ने। और मेनली बिहार में क्या हो रहे थे उसी टाइम पे? चौकीदारी टैक्स के लिए प्रोटेस्ट हो रहे थे। ठीक है, तो ये हो जाते हैं हमारे दोनों स्टेटमेंट सही, तो आंसर आ जाता है सी। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। इस्तानबुल प्रोसेस के बारे में बताना है। इस्तानबुल कन्वेंशन किसके लिए हुआ था? इस्तानबुल कन्वेंशन, हार्ट ऑफ एशिया इस्तानबुल प्रोसेस के बारे में बात चल रही है। एक हुआ था इस्तानबुल कन्वेंशन। इस्तानबुल कन्वेंशन वो किसके लिए था? वो था वुमेन के वोलेंस के अगेंस्ट। वुमेन में वोलेंस के अगेंस्ट था वो। ठीक है, या लास्ट शायद लेक्चर में ही करवाया है। हार्ट ऑफ एशिया इस्तानबुल प्रोसेस ये किसका इनिशिएटिव है? तो ये 2011 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था हार्ट ऑफ एशिया इस्तानबुल प्रोसेस? 2011 में शुरू हुआ था। और मेनली इस्तानबुल टर्की से ही शुरू हुआ था। मेनली क्या था? जो भी रीजनल इश्यूज़ थे उनको डिस्कस करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया था, जैसे कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन, सिक्योरिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अफगानिस्तान के लिए, इमीडिएट नेबर्स जो थे उनके में रीजनल कोऑपरेशन, इन सब चीज़ों के लिए था। ठीक है, तो इसमें एक तो सबसे पहले है कि इसमें श्रीलंका का पार्ट था, तो इसमें श्रीलंका नहीं था, अफगानिस्तान भी था। टर्की में तो ये हुई ही थी, इस्तानबुल में। श्रीलंका इसका पार्ट नहीं था। और याद रखना 15 इसकी पार्टिसिपेटरी कंट्रीज थी, जिसमें इंडिया भी एक पार्ट था। ठीक है, इंडिया भी एक पार्ट था। तो ये है कि इंडिया भी इसमें पार्ट था। अगर इंडिया था तो ये करेक्ट होती स्टेटमेंट, तो इसका हो गया 1 और 2। ठीक है, 15 पार्टिसिपेटरी कंट्रीज थे इसमें। ठीक है, तो अभी है कि कुछ देखो, चलो इंडिया इसका पार्ट है, सब कुछ है, इंडिया को यहाँ लिख लेते हैं। अभी देखो अफ़गानिस्तान में कुछ इंपॉर्टेंट डैम है जो काफ़ी फेमस है, शायद वो लगाने भी आ सकते हैं कि इधर से उधर लगाओ। ठीक है, तो ये मान लो कि अफ़गानिस्तान का मैप है। ठीक है, ऐसे मान लो ये
ठीक है, ये अफगानिस्तान का मैप है। तो यहाँ पे कौन सा डैम है, यहाँ पे सलमा डैम, यहाँ पे कौन सा डैम है, सलमा डैम। यहाँ पे है जरांग डैम, यहाँ पे कौन सा है, जरांग डैम। और यहाँ पे है दिलाराम डैम, दिलाराम डैम। और उसके बाद यहाँ पे सहतूत डैम, सहतूत डैम, सहतूत डैम। ठीक है, तो ये कुछ डैम है इसमें अफ़गानिस्तान में। उसके अलावा इसमें कुछ सिटीज़ के नाम भी फेमस हैं, जैसे कि ये है। ठीक है, थोड़ा सा मैप के साथ वो करना बियर, इतना ऐसे सा है थोड़ा नीचे। ठीक है, ये ऐसे से मान लो अफगानिस्तान का मैप है। तो यहाँ पे देखो नीचे जो है, यहाँ पे एक जरांग सिटी है, जरांग तो मैंने बता ही दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है सिंधेंद, यहाँ पे है हेरात सिटी, यहाँ पे कौन सी एक हेरात सिटी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है कांधार, यहाँ पे है गजनी, यहाँ पे है काबुल। ठीक है, यहाँ पे है गजनी, यहाँ पे है काबुल, यहाँ पे है कांधार। ठीक है, यहाँ पे है जलालाबाद, यहाँ पे क्या है, जलालाबाद, जलालाबाद। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे है काबुल, काबुल के जस्ट थोड़ा सा ऊपर क्या है, यहाँ पे बागराम एयरबेस, बागराम बेस सिटी है एक। ठीक है, उस बागराम के जस्ट थोड़ा सा आगे चल के ही है पुल ए खुमरी, पुल ए खुमरी, पुल ए खुमरी। ठीक है, उसके बाद यहीं पे है ऊपर पास में कुंदुज, कुंदुज। और इसी के यहीं पे है, यहाँ पे मज़ार शरीफ, क्या है, मज़ार शरीफ, मज़ार शरीफ। ठीक है, तो ये जो सारी सिटीज़ हैं ये कहाँ पे हैं, अफ़गानिस्तान में है। ठीक है, ये सारी सिटीज़ कहाँ पे हैं, अफ़गानिस्तान में। और इसके अलावा मैं बताऊँ तो अफ़गानिस्तान को कौन कौन सी कंट्रीज सराउंड करती है, तो ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तो ये कंट्रीज़ बाउंड करती हैं अफ़गानिस्तान को। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन 59। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। ठीक है, इसके बारे में सारी चीज़ें हो गई हैं। फिर क्वाड कंट्रीज़ के बारे में बताना, कौन सी पार्ट नहीं है। क्वाड के बारे में इतनी बार हो गया है, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, ये हैं ये क्वाड के मेंबर्स। ठीक है, तो इसमें बोल रखा है कि कौन से क्वाड के मेंबर्स नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया है, चाइना नहीं है, रशिया नहीं है, फ्रांस नहीं है। तो 2, 3, 4 नहीं है, तो आंसर क्या आ गया, बी। ठीक है, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है आपको। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में। स्वेज कैनाल कनेक्ट्स द मेडिटेरेनियन सी टू रेड सी। जो स्वेज कैनाल है वो मेडिटेरेनियन को रेड सी से जोड़ती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि ये आपको पता ही है कि मान लो कि अफ्रीका है, ठीक है, और ये इसमें एक ऐसे है, और इसके बाद ये यहाँ पे ये ऐसे पर्शियन गल्फ वाला वो आ जाता है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे है ये क्या है, स्वेज कैनाल, ये क्या है, स्वेज कैनाल। और यहाँ पे क्या है, मेडिटेरेनियन सी, और यहाँ पे क्या है, रेड सी। ठीक है, तो स्वेज कैनाल जो है मेडिटेरेनियन और रेड सी को जोड़ती है, और इसकी दोनों तरफ क्या है, इजिप्ट कंट्री है। कहाँ है, इसका मतलब ये इजिप्ट कंट्री के उस पर है। सेकेंड है पनामा कैनाल। पनामा कैनाल कहाँ पे है, सेंट्रल अमेरिका में। कहाँ पे है, सेंट्रल अमेरिका में। तो वो किस किस को कनेक्ट करती है, एक साइड पड़ता है अटलांटिक ओशन और एक साइड पड़ता है पैसिफिक ओशन। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर क्या आ गया, सी। ठीक है, 2 कैनाल के बारे में। सी ऑफ एक्वाबा, सी ऑफ एक्वाबा तो आपको याद ही है, ये भी कहाँ पे, रेड सी में है। ये सिनाई पेनिनसुला है, इसके इधर स्वेज कैनाल है और इधर क्या है, सी ऑफ एक्वाबा। ठीक है, इजराइल, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया और इजिप्ट, ये 4 कंट्रीज़ हैं यहाँ पे। इजराइल, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया और इजराइल, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया और इजिप्ट। ठीक है, मैप में जाके देखना है इनको। ठीक है, मैं जो बता रही हूँ, क्योंकि मेरे को मैप याद है तो मैं वैसे ही बोल रही हूँ आपको। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। अब अलमंदाब स्ट्रेट कनेक्ट्स द रेड सी टू गल्फ ऑफ एडन। तो अभी एक मैप बनाया था जिसमें कि ऐसे हमने बनाया था अफ्रीका। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पे था स्वेज कैनाल, यहाँ पे था गल्फ ऑफ एक्वाबा, और ठीक है, यहाँ पे क्या था, रेड सी, यहाँ पे क्या था, रेड सी। तो यहाँ पे क्या थी, बैब अल मंदाब स्ट्रेट थी, यहाँ पे क्या थी, बैब अल मंदाब स्ट्रेट थी। तो ये रेड सी और किसको, यहाँ पे है गल्फ ऑफ एडन, यहाँ पे क्या है, गल्फ ऑफ एडन। तो ये इन दोनों को कनेक्ट कर रही है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि जो ये बैब अल मंदाब स्ट्रेट है ये रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को कनेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे देखो, ये तो मैप आ गया, इससे आगे बढ़ाओ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये क्या है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो ये किसको कनेक्ट करती है, तो ये कौन सा है, तो ये है पर्शियन गल्फ, और ये कौन सा है, गल्फ ऑफ ओमान। तो ये कौन सा है, गल्फ ऑफ ओमान। ठीक है, तो ये इन दोनों को कनेक्ट करती है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ को कनेक्ट करती है, और जो हमारी बैब अल मंदाब स्ट्रेट है वो रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को कनेक्ट करती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही होगी, तो आंसर क्या आ गया, सी। ठीक है, आंसर क्या आ गया इसका, सी।
आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोलता है, अफगानिस्तान इज बॉर्डर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कौन कौन सी कंट्रीज थी। क्या ताजिकिस्तान थी, यस। तुर्कमेनिस्तान थी, यस। कजाकिस्तान थी, कजाकिस्तान किर्गिस्तान कोई नहीं थी। इंडिया थी, यस। तो किससे सराउंड है, 3 से सराउंड नहीं है, 3 को काट दो, 3 को काट दो तो आंसर आ गया ए। ठीक है, आंसर आ गया ए। तो 1, 2 एंड 4 से सराउंडेड है। 64 हु अमंग द फॉलोइंग वाज वाइसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया ड्यूरिंग सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के टाइम पे हमारा इंडिया का वाइसरॉय कौन था। तो आपको पता है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के टाइम पे गांधी जी ने टेक पार्ट किया था और वहाँ पे हुआ था गांधी इरविन पैक्ट। तो इसका मतलब वहाँ पे वाइसरॉय कौन थे, तो वहाँ कौन थे, लॉर्ड इरविन। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट, सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट के बारे में बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले इट इज़ ए मिसाइल प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी जॉइंटली डेवलप्ड बाय इंडिया एंड यूएसए। तो इंडिया एंड यूएसए में नहीं है, तो ये कहाँ पे है, रैमजेट रशिया से। आर से रैमजेट, आर से रशिया से याद रखो। ठीक है, तो इंडिया एंड रशिया की मिसाइल प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी है ये। सेकंड है, इट विल इंप्रूव द प्रोपल्शन सिस्टम ऑफ फ्यूचर इंडियन लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल। तो यस, ये फ्यूचर इसको तो बढ़ाएगी, लेकिन ये इंडिया और यूएसए की नहीं है। ठीक है, लगभग 80 किलोमीटर इसकी रेंज है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट रॉन्ग हो गई। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। क्या बोलता है, ब्रह्मोस इज 2 स्टेज मिसाइल। ब्रह्मोस एक 2 स्टेज मिसाइल है बिल्कुल, विद सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर, ये भी सही है। विद फर्स्ट स्टेज एंड लिक्विड रैमजेट एट सेकंड स्टेज, ये बिल्कुल सही है। फर्स्ट स्टेज क्या होती है, इसकी सॉलिड होती है, और सेकंड स्टेज क्या होती है, लिक्विड रैमजेट होती है। ठीक है, सेकंड है, ब्रह्मोस मिसाइल आर डिजाइंड डेवलप्ड एंड प्रोड्यूस्ड बाय ब्रह्मोस एरोस्पेस, ए जॉइंट वेंचर ऑफ इंडिया एंड रशिया। इंडिया की डीआरडीओ और रशिया की माशिन ट्रोयनियन ऑफ रशिया। ठीक है, तो यस, यही सही है। ठीक है, तो दोनों ही यही है, तो ब्रह्मोस के बारे में हमारी होगी, इंडिया एंड रशिया का कोलैबोरेशन है। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। क्या बोलता है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, इंडियन साइबर क्राइम जो ये है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर है बिल्कुल। तो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर है। सेकंड है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर इज टू क्रिएट इकोसिस्टम दैट ब्रिंग टुगेदर एकेडमिया, इंडस्ट्री, पब्लिक एंड गवर्नमेंट इन प्रिवेंशन, डिटेक्शन, इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ साइबर क्राइम्स। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, तो इसका क्या आ गया आंसर, सी। और इसमें क्या है, इसमें मेन चीज़ है कि इंडिया के 15 स्टेट और यूटीज़ ने अपना कंसेंट दे दिया है रीजनल साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाने के लिए। रीजनल ये तो क्या है, इंडियन हो गया। रीजनल साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाने के लिए 15 स्टेट्स और यूटी ने अपना अप्रूवल दे दिया है। अगर ये आ जाए कि सब ने दे दिया है, तो ऑल वाला स्टेटमेंट हटा देना। ठीक है, और मेनली इसके 7 कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, मतलब क्या है, इसके साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के 7 कंपोनेंट हैं। क्या क्या, सबसे पहले है थ्रेट एनालिसिस, थ्रेट एनालिटिक यूनिट, थ्रेट एनालिटिक यूनिट। ठीक है, सबसे पहले थ्रेट एनालिटिक यूनिट, उसके बाद है रिपोर्टिंग पोर्टल, उसके बाद है रिपोर्टिंग पोर्टल, उसके बाद है ट्रेनिंग सेंटर, उसके बाद है ट्रेनिंग सेंटर, उसके बाद है रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर, उसके बाद है फोरेंसिक लैब इकोसिस्टम, फोरेंसिक लैब इकोसिस्टम, उसके बाद है मैनेजमेंट यूनिट। ठीक है, उसके बाद है प्लेटफॉर्म फॉर जॉइंट साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम। ठीक है, प्लेटफॉर्म फॉर जॉइंट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन टीम, इन्वेस्टिगेशन टीम। तो ये 7 कंपोनेंट्स हैं इसके। ठीक है, तो ये 7 कंपोनेंट्स है किसके, नेशनल साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन इसके। ठीक है, और इसमें सिटीजन्स अपने आप को 3 तरह से रजिस्टर कर सकते हैं, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन एज ए 3 तरीके से कर सकते हैं। एक तो है साइबर वॉलंटियर कंटेंट फ्लैगर, साइबर वॉलंटियर कंटेंट फ्लैगर। ठीक है, दूसरे हैं साइबर अवेयरनेस प्रमोटर, साइबर अवेयरनेस प्रमोटर, और तीसरे हैं साइबर एक्सपर्ट्स। तो इसमें जो सिटीजन्स हैं वो 3 तरह से अपने आप को वो रजिस्टर कर सकते हैं, एज ए साइबर एक्सपर्ट, एज ए साइबर अवेयरनेस प्रमोटर, और एक साइबर वॉलंटियर कंटेंट फ्लैगर। ठीक है, और साइबर कन्वेंशन पे मैंने एक दिन और बताया था, करंट अफेयर्स के पहले लेक्चर में ही बताया था कि एक था बुडापेस्ट कन्वेंशन। बुडापेस्ट कन्वेंशन किसके लिए था, ये भी साइबर सिक्योरिटी के लिए था। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी के लिए था। क्या बुडापेस्ट कन्वेंशन का इंडिया पार्ट है, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोलता है, विशाखा गाइडलाइंस आर लीगली बाइंडिंग। विशाखा गाइडलाइंस जो है वो क्या है, लीगली बाइंडिंग है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि विशाखा गाइडलाइंस क्या है, लीगली बाइंडिंग है। कब आई थी, सुप्रीम कोर्ट का वो था, सुप्रीम कोर्ट ने दी थी कब, 1997 में। कब दी थी, 1997 में।
और सेकंड है सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट मैंडेट्स दैट एवरी एम्प्लॉयर कंस्टिट्यूट एन इंटरनल कंप्लेंट कमेटी एट ईच ऑफिस और ब्रांच विद 20 और मोर एम्प्लॉयज़। तो याद रखना उसको मतलब इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनानी पड़ेगी अगर 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं, 20 नहीं 10 से भी ज़्यादा एम्प्लॉय हैं तब भी उसको बनानी पड़ेगी। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, तो आंसर क्या आएगा इसका ए। ठीक है, और मेनली इसमें जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वो सीनियर फीमेल एम्प्लॉय हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगी, सीनियर फीमेल एम्प्लॉय। ठीक है, वो हो सकती है। और कोई भी एक्सटर्नल मेंबर जो कि बिना इन्फ्लुएंस के एम्प्लॉयर या फिर जो उनके हैं वो उनके राइट्स को गाइड कर सके, या फिर वो मेंबर होगा। ठीक है, अगर लेस दैन 10 एम्प्लॉयज़ हैं किसी इंस्टीट्यूशन में तो वो उनकी कंप्लेंट कहाँ जाएंगी, फिर तो उनकी कंप्लेंट जाएंगी लोकल कंप्लेंट कमेटी में। कहाँ पे, लोकल कंप्लेंट कमेटी में जाएंगी, जिनमें 10 मेंबर से कम है ना, जिसमें 10 मेंबर से कम एम्प्लॉयज़ हैं, 10 एम्प्लॉयज़ से कम है, तो वहाँ पे लोकल कंप्लेंट कमेटी में उनकी कंप्लेंट होंगी। ठीक है, सेक्शन 6 के अंडर ये दिया गया है। तो आपको पता ही है कि इसके अंदर जो वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट जो 2013 था, इसमें बहुत विशाखा गाइडलाइंस की भी डेफिनेशन को कुछ ब्रॉड कर दिया था, जिसमें बहुत सारी चीज़ें थी कि फिजिकल कॉन्टैक्ट और एडवांसेस अगर कोई कर रहा है उसको भी हैरेसमेंट में माना जाएगा। डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स, शोइंग पोर्नोग्राफी, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, एनी अदर अनवेलकम फिजिकल वर्बल और नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर, ये सारे किस में आते थे, ये सारे ही सेक्सुअल हैरेसमेंट में आते थे। ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन को ब्रॉड कर दिया था इसने। तो आंसर आ गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ये स्टेटमेंट सही है कि वो डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ठीक है, बट दे कैन लैंड एंड इन्वेस्ट, लेकिन ये लैंड कर सकती हैं और इन्वेस्ट भी कर सकती हैं। ठीक है, याद रखना इनको। सेकेंड है डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ डिपॉजिट ऑफ क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इज अवेलेबल टू डिपॉजिटर्स ऑफ एनबीएफसी। तो एनबीएफसी के डिपॉजिटर्स को इसकी फैसिलिटी नहीं मिलती है। ठीक है, याद रखना इसकी फैसिलिटी इनको अवेलेबल नहीं है। कल के लेक्चर में बताया था, कल के लेक्चर में बताया था मैंने कि जो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक हैं और जो पेमेंट बैंक है उनके लिए है, लेकिन ये पेमेंट जो बैंक है और स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है उनके लिए अवेलेबल है क्रेडिट गारंटी, लेकिन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए नहीं है, वेदर वो डिपॉजिट इंश्योरेंस वाली भी हो। ठीक है, तो उसके लिए ये नहीं है अवेलेबल। थर्ड है NBFC whose asset size is of 500 crore or more as per latest audited balance sheet are considered as systematically important NBFC। अगर उनका 500 करोड़ से ज़्यादा साइज़ है तो वो क्या मानी जाएंगी, सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट NBFC। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट एंड थर्ड सही है। तो आंसर क्या आ गया हमारा सी। ठीक है, और ये किसके अंडर रजिस्टर्ड होती है NBFC, कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर। ठीक है, और पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट है क्या ये? पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का भी ये पार्ट नहीं है। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का भी ये पार्ट नहीं है। ठीक है, और चेक वगैरह भी ये इशू नहीं कर सकती। ठीक है, चेक वगैरह, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ये इशू नहीं कर सकती हैं। ठीक है, चेक, डेबिट, क्रेडिट ये इशू नहीं कर सकती हैं, ना डेबिट ना क्रेडिट। जबकि जो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है वो तीनों मतलब डेबिट कार्ड भी इशू कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड भी इशू कर सकते हैं, लेकिन जो पेमेंट बैंक है वो क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते। वो ओनली वो कौन से कार्ड इशू नहीं कर सकते? मेरे को एक बार कमेंट बॉक्स में बताना कि जो पेमेंट बैंक है वो कौन कौन से डेबिट कार्ड इशू नहीं कर सकते या फिर वो क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते, क्योंकि जो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है वो क्रेडिट कार्ड भी इशू कर सकते हैं और डेबिट कार्ड भी इशू कर सकते हैं। ठीक है, तो जो पेमेंट बैंक है वो क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते मेरे ख्याल से। ठीक है, एक बार कमेंट बॉक्स में ये बताना। और इसके बारे में क्या है, क्या इन पे SLR वगैरह एप्लीकेबल है? तो यस, इन पे जो डिपॉजिट टेकिंग होते हैं NBFC उन पे SLR एप्लीकेबल है, लेकिन मतलब अलग अलग स्लैब है सबके लिए, लेकिन CRR NBFC के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, CRR नहीं है, SLR है, जो भी डिपॉजिट टेकिंग है उनके लिए। सुपरविजन इनका कौन करता है? सुपरविजन को तो बहुत सारे करते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड है उनको सेबी करता है, इंश्योरेंस कंपनीज है उनको IRDAI करता है, अगर पेंशन फंड है तो PFRDA करता है। ठीक है, तो इनको रेगुलेट बहुत सारे करते हैं। और तो इन सब तीनों के बीच में डिफरेंस देखना, कल का लेक्चर बताया था उसमें स्मॉल फाइनेंशियल बैंक और पेमेंट बैंक, एक बार दोबारा रिवाइज करके देखना। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोलता है? रिमिशन ऑफ ड्यूटीज़ ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट स्कीम। ठीक है, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज़ ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्टेड स्कीम के बारे में बताना है। फर्स्ट है
फर्स्ट है RODTMP स्कीम हैज़ रिप्लेस द पॉपुलर मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, बिल्कुल इसने रिप्लेस किया है। सेकंड है अंडर द स्कीम द एम्बेडेड सेंट्रल स्टेट एंड लोकल ड्यूटीज़ और टैक्सेस विल बी रिफंडेड एंड क्रेडिटेड इन एक्सपोर्टर्स लेजर अकाउंट विद कस्टम्स, बिल्कुल, तो ये सारी ड्यूटीज उसमें ऐड कर दी जाएंगी। और थर्ड है बेनिफिट ऑफ रिमिशन जो भी है RODTEP स्कीम वॉज एक्सटेंडेड टू ऑल एक्सपोर्ट गुड्स, ये जो है इसका जो बेनिफिट है वो सब एक्सपोर्ट गुड्स के लिए एप्लीकेबल, तो इसका जो है वो सब एप्लीकेबल गुड्स के लिए भी एप्लीकेबल होगा, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर क्या आ जाता है डी। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाता है डी, तो तीनों को रिप्लेस कर रही है, ये सारी चीज़ें हैं। और अभी ये कब आई है 2021 में ही आई है ये स्कीम। ठीक है, क्योंकि जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया स्कीम है ये WTO के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करती है। इसमें मेनली मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम में क्या है, मेनली ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स दिए जाते हैं, ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ है। तो और इसमें लगभग सारी चीज़ें, मतलब मेनली जो MEIS था उसमें मेनली कस्टम ड्यूटी इन्वॉल्व होती थी। ठीक है, इसमें मेनली कस्टम ड्यूटी आपको वापस दी जाती थी, जबकि जो ये RODTMP है इसमें मतलब जो आपकी कस्टम ड्यूटी भी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भी, मंडी टैक्स हो गया, जो ट्रांसपोर्ट फ्यूल में आप एक्साइज ड्यूटी अवेट देते हो, वो सारी चीज़ें भी एग्जेम्प्ट की जा रही हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। क्वेश्चन नंबर 71 हमें क्या बोलता है, सेंट्रल स्क्रूटनी सेंटर के बारे में बताना है। ठीक है, सेंट्रल स्क्रूटनी सेंटर, तो अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर ने एक तो मोबाइल ऐप जिसको बोलते हैं IEPFA और एक सेंट्रल स्क्रूटनी सेंटर, इन दो चीज़ों को लॉन्च किया या शुरू किया। तो ये किसके अंडर है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर है। और ये मेनली क्या फोकस करेगा, स्क्रूटनाइज द फाइलिंग मेड बाय यूजर्स अंडर स्टेट थ्रू प्रोसेस, आइडेंटिफाई डेटा क्वालिटी इश्यूज एंड इरेगुलरिटीज एंड कम्युनिकेट द सेम टू द रजिस्ट्रार और कंपनी। तो ये बिल्कुल सही है, सेंट्रल स्क्रूटनी सेंटर यही करेगा। ठीक है, तो ये सही है डेटा क्वालिटी के लिए, ताकि डेटा क्वालिटी जो है वो अनकॉम्प्रोमाइज्ड रहे और उसका फ्री फ्लो, मतलब फ्लोज ना हो उसमें। ठीक है, डेटा क्वालिटी बनी रहे, उसमें फ्लोज ना हो। ठीक है, और मेनली ये जो IEPFA है ये किसके लिए है, इसका मेनली गोल है क्या, इसका मेनली गोल है फाइनेंशियल लिटरेसी। ठीक है, इसका मेन गोल है फाइनेंशियल लिटरेसी अवेयरनेस को इसमें वो करना, प्रमोट करना है। ठीक है, अमंग इन्वेस्टर्स मेनली। और इसका प्राइम गोल क्या हो गया, तो इसका प्राइम गोल क्या हो गया, इसका प्राइम गोल हो गया मेनली ईज़ ऑफ लिविंग को पुश करना। ठीक है, जितनी अच्छी लिटरेसी होगी उतने ही लोग, फाइनेंशियल लिटरेसी होगी उतने अच्छे लोग अच्छे से कहीं इन्वेस्ट कर पाएंगे, और उतनी अच्छी उनके प्रॉफिट्स होंगे, तो उतनी ही अच्छी ईज़ ऑफ लिविंग होगी। ठीक है, तो इस ऐप का क्या फ़ायदा, ये इस ऐप में आप ट्रैक भी कर सकते हो कि आपकी जो भी आपने पैसा लगाया है उसका क्या स्टेटस है, क्या प्रोग्रेस है, और इन्वेस्टर्स को कितना प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, फ्रॉड स्कीम में कोई पैसा लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहा है, तो ये सारी चीज़ें इस ऐप से आप वो कर सकते हो। तो ये है एक ऐप। ठीक है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर सेंट्रल स्क्रूटनी सेंटर। ठीक है, और बस तो यही हो जाता है। और इसकी अगर फुल फॉर्म की बात करूँ तो इसकी फुल फॉर्म है इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड ऑथोरिटी। इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड ऑथोरिटी इसकी है फुल फॉर्म। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हो गई। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। क्या बोलता है, इस ऐप के बारे में ही बताना है अब। द मोबाइल एम्स टू पुश ईज ऑफ लिविंग, बिल्कुल ईज ऑफ लिविंग को ये पुश करता है। सेकंड है इट विल प्रोवाइड ए मैकेनिज्म फॉर इन्वेस्टर एंड कॉमन सिटीजन टू रिपोर्ट ऑन फ्रॉडुलेंट स्कीम। यस, अगर फ्रॉडुलेंट स्कीम है तो आप वो भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, आप रिपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आंसर तो इसका क्या हो जाता है सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। पाकुल डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, पाकुल डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है। ठीक है, तो पाकुल डैम मरसुदार रिवर पे, याद रखना ये कहाँ पे, मरसुदार रिवर पे। और ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये है चेनाब की ट्रिब्यूटरी। इसके चेनाब की ट्रिब्यूटरी। चेनाब पे और कौन कौन से डैम है, चेनाब पे और डैम है, एक तो सलाल डैम है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, एक है दुलहस्ती डैम, ये भी कहाँ पे है, चेनाब पे ही है। ठीक है, ये चेनाब पे है। देखो कुछ और भी डैम है इन्हीं रिवर्स पे, जैसे कि भाखड़ा जो है, सबसे आप सुना होगा भाखड़ा, भाखड़ा समझ लो इसको। ठीक है, जो भी लिखा है भाखड़ा डैम कहाँ पे है, भाखड़ा डैम और एक है नाथपा डैम। भाखड़ा डैम एक है नाथपा डैम, दोनों किस में, सतलुज पे हैं। किस में, सतलुज पे हैं। उसके बाद है उरी डैम, उरी डैम कहाँ पे है, झेलम पे है। उरी डैम कहाँ पे है, झेलम पे है। कोयना डैम याद रखना, कोयना रिवर पे है, महाराष्ट्र में। ठीक है, उसके बाद है एक पोंग डैम और एक है पांधो, PANDOH, और एक है देहार। तो ये सारे डैम कहाँ पे हैं, मतलब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, ये कहाँ पे हैं, 20 पे हैं। ठीक है, तो ये तीनों 20 पे हैं। इसके अलावा कोई और प्रोजेक्ट्स, यस और भी प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि एक है चामेरा 1 and 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, चामेरा 1 and 2 ये किस पे है, रावी पे है। ठीक है, उसके बाद है सोन पे, एक है बना सागर किस पे है, ये सोन रिवर पे है। उसके बाद है शिव
शिव समुद्रम ये कहाँ पे है, ये है ये कावेरी पे है। शिव समुद्रम कहाँ पे, कावेरी पे, कर्नाटका में। ठीक है, तो ये सारे कुछ डैम है, ये मैंने बता दिया। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स कौन कौन सी रिवर पे हैं, रट लेना, क्योंकि अब की बार आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी से क्वेश्चन। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। क्वेश्चन नंबर 74 में क्या बोलता है, 6th शेड्यूल के बारे में बताना। 6th शेड्यूल अप्लाइज टू असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो बिल्कुल, तो आपने याद रखी होगी, ATMM में होता है, ये ATMM में होता है 6th शेड्यूल। ठीक है, और सेकंड है शिलोंग इज़ कवर्ड बाय द शेड्यूल। तो याद रखना शिलोंग इससे कवर नहीं है। ठीक है, तो शिलोंग इससे कवर नहीं है। तो और थर्ड है इट प्रोवाइड्स फॉर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल विच आर लाइक मिनिएचर स्टेट हैविंग स्पेसिफिक पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो ये स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर क्या आ गया, C। और अगर आपको पता ही है तो कि 12th शेड्यूल को कैसे याद करना है, 12th शेड्यूल को कैसे याद करना है, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। ठीक है, ओल्ड PM। टी में क्या है, टेरिटरीज आती हैं, टेरिटरीज एंड स्टेट। ई में इमोलमेंट्स, ए से अफर्मेशन, आर से राज्यसभा, और एस से शेड्यूल एरियाज, ओ से अदर शेड्यूल एरियाज, अदर ट्राइबल एरियाज। ठीक है, एफ से क्या हो जाता है, एफ से आता है फेडरल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। ओ से आता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस, एल से आता है लैंड रिफॉर्म्स, डी से आता है डिफेक्शन, पी से आता है पंचायती राज, एम से आता है म्यूनसिपैलिटीज़। तो ये है 12 शेड्यूल। ठीक है, तो इनको आप रट लेना। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च के बारे में बताना है। ठीक है, तो इट प्रोवाइड्स इनोवेटिव लर्निंग सॉल्यूशन टू इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन टू इनहेंस ग्लोबल डिसीजन मेकिंग एंड सपोर्ट कंट्री लेवल एक्शन फॉर शेपिंग बेटर फ्यूचर। और इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो कहाँ पे हैं, जनेवा में है। और इसके जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ हैं वो इनकी इंस्टीट्यूट की गवर्निंग बॉडी है। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो जो इसका आंसर है वो क्या है, डी है। कब बना था ये, 1963 में बना था। किसकी रिकमेंडेशन पे बनाया था, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है उसकी रिकमेंडेशन पे बना था। ठीक है, और मेनली इसको फाइनेंस कौन करता है, इसको ये वॉलंटरी फाइनेंस होता है, कोई इसको मतलब कोई इसकी फाइनेंसिंग के लिए ये नहीं है कि कोई डिफरेंट बॉडी है। ठीक है, वॉलंटरली फाइनेंस होता है। ठीक है, और कोई रेगुलर UN बजट से इसका मतलब फंड रिसीव नहीं करता ये। और मेनली ट्रेनिंग करता है, कैपेसिटी बिल्डिंग करता है, असिस्ट करता है डेवलपिंग कंट्रीज़ को, मतलब और लिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ को, स्मॉल आइलैंड कंट्रीज़ को। ठीक है, ताकि वो डिसीजन मेकिंग कर सकें फ्यूचर के लिए। ठीक है, अपने बेटर फ्यूचर के लिए। तो जो इसका आंसर हो जाता है वो जाता है डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। बैटल ऑफ सराय घाट के बारे में बताना है। बैटल ऑफ सराय घाट किसके लिए है, तो बैटल ऑफ सराय घाट किसके बीच में था, मुगल एम्पायर और अहोम किंगडम के बीच में। ये मैं करवा भी चुकी हूँ। लक्षित बोर किसके बीच में था, मुगल एम्परर और लक्षित लक्षित बोरफुकान के बीच में था, और जिसमें इन्होंने अहोम किंगडम ने मुगल आर्मी को हरा दिया था। ठीक है, तो ये ब्रह्मपुत्रा रिवर पे था 1671 में। ठीक है, 1671 में हुआ था बैटल ऑफ सराय घाट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। फ्लेक्सिटेरियन मूवमेंट के बारे में बताना। फ्लेक्सिटेरियन मतलब फ्लेक्सिबल लोग। इट एम्स टू एजुकेट एंड इन्फ्लुएंस पीपल अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ ईटिंग प्लांट बेस्ड फूड एंड अल्टरनेटिव मीट प्रोडक्ट्स। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, उनको मतलब क्या किया जाता है, एजुकेट किया जाता है। सेकंड है दे कम्प्लीटली कट मीट फ्रॉम देयर डाइट्स। तो याद रखना फ्लेक्सिटेरियन, अभी बताया फ्लेक्सिबल लोग हैं, मीट मिलेगा तो वो भी खा लेंगे, तो यही नहीं है। तो ये नहीं है कि वो कम्प्लीटली कट कर देंगे मीट को, लेकिन हाँ उसको लिमिट कर देंगे। अमाउंट ऑफ एनिमल जो प्रोटीन है उसको लिमिट कर देंगे, लेकिन फ्लेक्सिटेरियन कम्प्लीटली कट नहीं करते मीट डाइट को। ठीक है, तो ये याद रखना, सेकेंड नहीं है, इसका आंसर क्या है, ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। टेरोकार्पस सेंटिनेलिस, ये क्या है, रेड सैंडर्स। रेड सैंडर्स के बाद में पहले भी मैं करंट अफेयर्स में बड़े अच्छे से बता चुकी हूँ। क्या ये ओनली इंडिया में पाया जाता है, इट इज़ फाउंड ओनली इन इंडिया। ठीक है, और सेकंड है इन इंडिया इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इज मोस्टली लिमिटेड टू ईस्टर्न घाट्स। थर्ड है इस एक्सपोर्ट हैज़ बीन बैंड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और फोर्थ कोई स्टेटमेंट इसकी है ही नहीं। ठीक है, इसकी फोर्थ कोई स्टेटमेंट है ही नहीं। तो फर्स्ट है इट इज़ फाउंड ओनली इन इंडिया, बिल्कुल साउदर्न इंडिया में पाया जाता है, साउदर्न इंडिया का एंडेमिक है। और कहाँ है, ईस्टर्न घाट्स में, बिल्कुल वेस्टर्न घाट्स में क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लगभग एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ये मेनली क्या होता है, ड्राई डेसिडुअस स्पीसीज होती है। और इसका एक्सपोर्ट बैन कर दिया है गवर्नमेंट ने, नहीं अभी तो बैन हटा दिया, 2004 में बैन किया था इसको, 2004 में बैन किया था। 2012 में इसको कोटा दे दिया गया, कुछ कोटा दे दिया गया कि आप इतना एक्सपोर्ट कर सकते हो, साइट्स ने इसको कोटा दे दिया। उसके बाद अभी 2019 में डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने क्या किया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अंदर है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, इन्होंने बोला है कि आप जो भी कल्टीवेटेड लैंड पे जो रेड सैंडर है, कल्टीवेटेड जो लैंड पे रेड सैंडर है उसको आप वो कर सकते हो, क्या एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो बस यही है। और इसका आयुष्यन स्टेटस क्या है, इसका आयुष्यन स्टेटस नियर थ्रेटेंड है। साइट्स में किस में आता है ये, साइट्स में अपेंडिक्स 2 में आता है। ठीक है, और इसके मतलब इतना ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इसका मतलब 1 टन का वेट, 1 टन का वेट है 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक।
50 लाख से लेके 1 करोड़ तक इसका वो है, ठीक है, रेड सैंडर्स का। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट एंड सेकंड सही है, तो आंसर आ गया हमारा बी, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे, केन बेटवा लिंक कैनाल, ये क्वेश्चन भी हो चुका है। फर्स्ट है वाटर फ्रॉम बेटवा रिवर विल बी ट्रांसफर्ड टू केन रिवर, तो याद रखना केन से बेटवा में जाएगा, बेटवा से केन में नहीं जाएगा, इसका मतलब सेकंड सही है। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड बेनिफिट्स लाइक इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एंड हाइड्रो पावर। और थर्ड है दिस इज द फर्स्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट वेयर 2 रिवर्स हैव बीन इंटरकनेक्टेड, ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो ये बनना भी शुरू नहीं हुआ, इतनी ज़्यादा इसमें वो होती हैं। तो थर्ड भी रॉन्ग है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, सी, ठीक है। और यहाँ केन जो रिवर है वो किससे पास होती है, पन्ना टाइगर रिजर्व से, एक बार ये भी क्वेश्चन आया है, ठीक है। और ये जो बेटवा है इस पे 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं, राजघाट, परिचा और माटाटीला, ये 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस पे हैं, केन बेटवा लिंक पे, ठीक है। तो ये हैं कुछ इसके बारे में बातें, इसका आंसर आ जाता है सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग निकोबार मेगापोड, निकोबार मेगापोड के बारे में स्टेटमेंट बतानी है। इट इज़ फाउंड ओनली इन निकोबार ग्रुप, तभी तो इसको नाम है। सेकंड है इट बिल्ड्स ए लार्ज माउंड नेस्ट विद सोयल एंड वेजिटेशन विद एग्स हैच्ड बाय द हीट प्रोड्यूस्ड बाय डिकम्पोजिशन, ये इसीलिए फेमस है क्योंकि ये जो अपना नेस्ट है ये ग्राउंड पे बनाता है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, तो आंसर आ गया सी। आईयूसीएन स्टेटस निकोबार मेगापोड का क्या है, वल्नरेबल, ठीक है वल्नरेबल। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। हॉक्सबिल टर्टल और ग्रीन टर्टल आर फाउंड मेनली थ्रू आउट द वर्ल्ड ट्रॉपिकल ओशन, ये थ्रू आउट द वर्ल्ड ट्रॉपिकल ओशन पाए जाते हैं, सही है। सेकंड है ग्रीन टर्टल ओनली वेजिटेरियन स्पीसीज है टर्टल की, ये भी सही है, तो आंसर क्या आ गया इसका सी। और जो ग्रीन टर्टल है वो कौन सी स्पीसीज इंडेंजर्ड है, और हॉक्सबिल क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। और जो ये ग्रीन टर्टल है ये अपेंडिक्स 2 में आता है, और सारे किस में आते हैं, जितने भी ये टर्टल मैंने बताए थे वो अपेंडिक्स 1 में आते हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। इको सेंसिटिव जोन इसके अंडर था, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर। तो द पावर्स टू डिक्लेयर एन इको सेंसिटिव जोन हैज़ बीन वेस्टेड इन सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, नहीं अभी बताया, किसके अंडर है, ई से इको सेंसिटिव जोन और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर है ये। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो होगी रॉन्ग, इसका मतलब थर्ड सही है। एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग कमर्शियल माइनिंग, सेटिंग ऑफ सो मिल्स, इंडस्ट्रीज कॉजिंग पोल्यूशन, कमर्शियल यूज ऑफ फायरवुड्स एंड मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, ये इस एरिया में प्रोहिबिटेड है। सेकंड है दे आर सपोज टू एक्ट एज ट्रांजिशन जोन फ्रॉम एरिया ऑफ हाई प्रोटेक्शन टू लो प्रोटेक्शन, ये हाई प्रोटेक्शन टू लो प्रोटेक्शन में ट्रांजिशन जोन की तरह काम करते हैं, तो ये भी सही है, तो इसका आंसर क्या आ गया, बी, ठीक है बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। क्या तो हमें रामसर साइट पहचाननी है। थर्ड से देखो, प्लेस्ड ऑन मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड इन 1993 में इसको मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में रखा गया, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स के कारण सिल्टेशन एंड सेडिमेंटेशन, तो इसको 2002 में हटा दिया गया, ठीक है। रिहेबिलिटेशन एफर्ट्स किए गए और ये सही हो गया, फिर इस पर ये मतलब थ्रेट में नहीं रहा, ठीक है, तो इसको मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड से हटा दिया। तो एक ही लेक था, उसका नाम था चिल्का लेक, ठीक है, चिल्का लेक। एक था लोकटक लेक, तो अभी भी मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में है, और कौन सा क्योलाडो नेशनल पार्क भी किस में है, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में है, ठीक है। और कोलेरू लेक नहीं है, ये रामसार साइट है, ठीक है। तो जो चिल्का लेक है वो किस में था, ये पहले था इसमें रामसार कन्वेंशन में, लेकिन फिर ये मतलब मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में, लेकिन फिर ये हट गया उससे, ठीक है। और याद रखना यहीं पे क्या है, चिल्का लेक में नालाबन आइलैंड, ठीक है, याद रखना नालबन आइलैंड, कृष्णा प्रसाद, कालीजई, सोमोलो और बर्ड आइलैंड, ये सारे कहाँ पे हैं, चिल्का लेक में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। बर्ड आइलैंड, सोमोलो, कालीजई, नालाबन और ये आइलैंड यहाँ पे हैं, और ये रामसार कन्वेंशन में भी है इसका नाम, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया, 83 का बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। पावर लाइन स्पेशली हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन हंटिंग इन पाकिस्तान, तो पूछ क्या रहा है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेन थ्रेट्स टू ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए क्या है, सारी ही दोनों ही थ्रेट्स हैं। और जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये क्या क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, शेड्यूल 1 में आता है, साइट्स के भी 1 में आता है, ये अपेंडिक्स 1 में, और कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज़ में भी 1 में आता है, मेनली ड्राई रीजन्स में रहता है, ठीक है। और राजस्थान का स्टेट बर्ड भी है राजस्थान का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बताना है, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। सबसे पहले है एरिंगा खरियाज एंड मनकिरदियाज इनहेबिटेड रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रैक्टिस ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, ठीक है। जो ये हैं ये वो करते हैं ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर एक्टिविटी, ये सही है। एरिंगा खरियाज और मनकिरदियाज ये यहाँ पाई जाती हैं। सेकंड है ये उड़ीसा में लोकेटेड है, और एलिफेंट रिजर्व भी है, तो एलिफेंट रिजर्व को मिला के ये टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। तो ये सारी दोनों ही हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाता है, सी, ठीक है। और ये किसका पार्ट है, देखो एक ये सिमलीपाल हिल रेंज में है ये, ठीक है। ये इसमें हाईएस्ट पीक है सिमलीपाल हिल रेंज की, खैरी बुरू,
ठीक है, इसकी हाईएस्ट पीक है। ये और किसका पार्ट है? ये और पार्ट है सिमलीपाल, हाथगढ़ और कुलदीहा एलिफेंट रिजर्व है, उसका पार्ट है ये। ठीक है, और इसको मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व भी इसको बोलते हैं। और उड़ीसा में ये प्रोटेक्टेड है, ये तो बता ही दिया। उसके अलावा भितरकनिका नेशनल पार्क भी है वहीं पे। ठीक है, भितरकनिका नेशनल पार्क, बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। मतलब देखो और भी हैं इसमें बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उड़ीसा में, जैसे कि एक हो गया भितरकनिका तो नेशनल पार्क हो गया। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे उड़ीसा में बहुत है, जैसे कि एक है लखारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन सी है? लखारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक है हमारी गहीर माथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर है एक नंदन कानन, ठीक है, जिसपे एक रेलवे का नाम भी है। फिर है कोटागढ़। उसके बाद है बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हाथगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद चिलिका या फिर नालंबन आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और एक है बदरामा। ये सारी क्या है? ये सारी उड़ीसा में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के नाम है। ठीक है, तो आंसर आ गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। रणथंभौर नेशनल पार्क के बारे में बताना है। इट इज़ बाउंडेड टू नॉर्थ बाई बानस एंड साउथ बाई चंबल रिवर, तो बिल्कुल सही है। सेकंड है इट हैज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट एंड ओपन ग्रासी मीडोज, ये भी सही है। ठीक है, और जो यहाँ पे ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में जो पौधे होते हैं इनको ढाक बोला जाता है, ढाक या फिर फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट भी इसको बोला जाता है, ढाक या फिर फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। आंसर क्या आ गया? सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। लैंडस्लाइड ससेप्टेबिलिटी मैपिंग कौन करता है इंडिया में? लैंडस्लाइड ससेप्टेबिलिटी मैपिंग, ठीक है, तो कौन करता है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। कलीजियम सिस्टम के बारे में बताना है। ठीक है, कलीजियम सिस्टम के फर्स्ट है द कलीजियम सिस्टम इज 5 मेंबर बॉडी कंप्राइजिंग ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 ऑफ हिज सीनियर मोस्ट कलीग्स, तो ये स्टेटमेंट सही है। और ये इंट्रोड्यूस कब की गई थी? तो कलीजियम सिस्टम कब इंट्रोड्यूस की गई थी? सेकंड जजेस केस में। और ये 5 मेंबर कमेटी कब बनी थी? थर्ड जजेस केस में। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, तो आंसर क्या आ गया इसका? ए। ठीक है, आंसर क्या आ गया? ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। क्वेश्चन नंबर 89 हमें क्या बोलता है कि खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल बिलोंग टू हिंदुइज्म एंड जैनिज्म, तो यस ये उससे बिलोंग करते हैं। बनाए किसने थे? राजपूत चंडेलाज ने इनको बनाया था। सेकेंड है मोस्ट टेम्पल वर कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 950 एंड 1050 AD ड्यूरिंग द रेन ऑफ हिंदू किंग्स यशोवर्मन एंड धंगा, इनके बीच में, इनके रेन में भी बनाए गए थे, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या आ जाता है? सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। ग्रेट त्रिपुरा लैंड कहाँ पे है? तो ग्रेट त्रिपुरा लैंड कहाँ पे? त्रिपुरा में है। कहाँ पे? त्रिपुरा में है, याद रखना। फिर आ जाता है निसार मतलब नासा इंडिया सिंथेटिक अपर्चर रेडार। ठीक है, तो सबसे पहले निसार विल मेजर अर्थ चेंजिंग इकोसिस्टम डायनामिक सरफेस एंड आइस मासेस, तो बिल्कुल ये इसको वो करेगी। सेकंड है इट विल मैप ग्लोबल लैंड बायोमास अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम प्लांट्स एवरी 30 डेज, नहीं एवरी 30 डेज में नहीं, हर 12 डेज में, हर 12 डेज के बाद ये चेक करेगी। ठीक है, और क्या है? ये 3 ईयर मिशन है, तो सेकंड स्टेटमेंट होगी रॉन्ग। और ये क्या? 3 ईयर मिशन है, 3 ईयर मिशन है। कब लॉन्च है? इसकी लॉन्च डेट है अप्रोक्स 2023 में लॉन्च होएगा ये। और कौन इसको लॉन्च करेगा? GSLV MK2। ठीक है, और कौन सी ये फ्रीक्वेंसी यूज़ करता है? तो 2 टाइप की फ्रीक्वेंसी यूज़ करता है, एक तो है L बैंड और एक है S बैंड। जो S बैंड है उसको इसरो प्रोवाइड करेगा और जो L बैंड है उसको नासा प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और इसका एल्टीट्यूड कितना होगा? 747 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे लगाई जाएगी निसार। ठीक है, सिंथेटिक अपर्चर रडार। तो सेकंड रॉन्ग हो गया, ए करेक्ट है, तो ए आंसर आ गया इसका। आ जाते हैं 92 पे। सिटी इनोवेशन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के बारे में बताना है। सिटी इनोवेशन एक्सचेंज विल कनेक्ट सिटीज टू इनोवेटर अक्रॉस द नेशनल इकोसिस्टम टू डिजाइन इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर देयर प्रेसिंग चैलेंजेस। द प्लेटफॉर्म विल ब्रिंग टुगेदर सिटीजन ऑर्गेनाइजेशन एकेडमिक बिजनेस गवर्नमेंट टू क्रिएट फॉर द फ्यूचर ऑफ अर्बन इंडिया इन ट्रांसपेरेंट एंड सस्टेनेबल मैनर। ठीक है, तो ये आ गया सी। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। GSLV MK3 के बारे में बताना है। सबसे पहले इट विल लॉन्च चंद्रयान 2, ये चंद्रयान 2 को लॉन्च करेगा, तो ये सही है। ये 3 स्टेज है, पहले बताया था। PSLV 4 स्टेज है और GSLV 3 स्टेज है। थर्ड है द व्हीकल हैज़ 2 सॉलिड स्ट्रैप ऑन मोटर्स, एक कोर लिक्विड बूस्टर एंड क्रायोजेनिक अपर स्टेज, तो ये भी आपको बताया था। ठीक है, तो तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। आंसर क्या आ गया? डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे। रीहैब प्रोजेक्ट किसके लिए था? ये भी मैंने बताया था किसके लिए था? एलिफेंट के लिए था। रीहैब की फुल फॉर्म क्या थी? रिड्यूसिंग एनिमल ह्यूमन जो कॉन्फ्लिक्ट है थ्रू बीज, समथिंग था, ए का नहीं पता, थ्रू बीज। ठीक है, ऐसे था कुछ। तो ये रिहैब जो प्रोजेक्ट था ये एलिफेंट के लिए था। ठीक है, तो आंसर आ गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे। स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस, तो 12 प्लेसेस को जल एंड शक्ति मिनिस्ट्री ने स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस में रख रखा है। ठीक है, कितने को रख रखा है? 12 को रख रखा है। किसने रख रखा है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने।
तो बताना है कि स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस में कौन सा आता है। सांची के स्तूप आते हैं, तो ये सांची के स्तूप आते हैं। कुंभलगढ़ फोर्ट आता है, ये भी आता है। बोध गया बिहार, बोध गया बिहार नहीं आता है, ठीक है, याद रखना, बोध गया बिहार स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस में नहीं आता है। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा सी, ठीक है। और कौन कौन से हैं, और कौन कौन से हैं, तो देखो सांची स्तूप हो गया, सन टेम्पल, ठीक है, सन टेम्पल जो उड़ीसा में, ये भी आता है। फिर आगरा फोर्ट, आगरा फोर्ट भी आता है। उसके बाद है बांके बिहारी टेम्पल जो यूपी में है, बांके बिहारी टेम्पल जो यूपी में, ये भी स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस में आता है। रॉक गार्डन चंडीगढ़ का, ये भी आता है। उसके बाद कालीघाट जो वो है, ये वेस्ट बंगाल में, ये भी आता है। उसके बाद है जैसलमेर राजस्थान में, ये भी आता है। और रामदेवरा ये भी कहाँ पे है, राजस्थान में ही है। और कुंभलगढ़ फोर्ट ये भी कहाँ पे, राजस्थान में ही है। फिर आ जाती हैं अजंता केव्स, अजंता केव्स भी आती हैं इसमें। फिर है डल लेक जम्मू श्रीनगर में है जो। फिर है गोलकोंडा फोर्ट, कौन सा, गोलकोंडा फोर्ट जो कि कहाँ पे है, हैदराबाद में, तेलंगाना में। तो ये सारे स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस में आते हैं, ठीक है, तो ये देख लेना। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रोट द प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे अंडर बंगाल रूल, बिल्कुल। द एक्ट एलिवेटेड वॉरेन हेस्टिंग फ्रॉम गवर्नर टू न्यू टाइटल गवर्नर जनरल, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पे। नेपाल के साथ किस किस की बाउंड्री है, नेपाल के साथ किस किस की बाउंड्री है। यूपी की बिल्कुल है, हिमाचल की नहीं है, बिहार की है और सिक्किम की भी है। तो सेकंड की नहीं है और बी है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी। नेपाल के साथ किस किस की बाउंड्री है। फिर आ जाते हैं लद्दाख में। लद्दाख एक्सटेंड फ्रॉम सियाचिन ग्लेशियर इन कराकोरम टू नॉर्थ टू द मेन ग्रेट हिमालयाज टू द साउथ, तो ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड है लेह डिस्ट्रिक्ट कंटेन्स द इंडस, श्योक एंड नुब्रा रिवर। लेह डिस्ट्रिक्ट में इंडस भी है, श्योक भी और नुब्रा रिवर भी है, दोनों तीनों है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर क्या आ गया, सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे। द्वैता, अद्वैता और विशिष्ट द्वैता। तो इसमें बताना है कि देखो, विशिष्ट द्वैता रामानुजाचार्य इससे रिलेटेड है, द्वैता से हैं माधवाचार्य और अद्वैता से आदि शंकराचार्य, ठीक है। तो सेकंड एंड थर्ड हमारा रोंग मैच कर रखा है, ए करेक्ट है, ठीक है, तो ये याद रखना। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे। लिंगराज टेम्पल के बारे में बताना है। 2 सेक्ट्स को मेनली करता है, हिंदुइज्म, शैविज्म, वैष्णविज्म इज सीन इन दिस टेम्पल, ये सही है। सेकंड है दिस टेम्पल डेट्स बैक्स टू 5th सेंचुरी, नहीं है, कब, कौन सी सेंचुरी का है, 11th सेंचुरी का है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, ए करेक्ट है। और उड़ीसा में बनाया था, ये किसने बनाया था, सोमवंशी किंग्स ने, सोमवंशी किंग्स ने बनाया था इसको। ययातिवन ने इसको बनाया था, ठीक है। कलिंगा स्टाइल आर्किटेक्चर में ये बना हुआ है, कलिंगा स्टाइल आर्किटेक्चर में। रेड सैंडस्टोन में भी बना हुआ है ये। प्रीसीडिंग डाइटी यहाँ पे कौन है, हरिहरा, कौन है यहाँ पे प्रीसीडिंग डाइटी, हरिहरा। और इसके नॉर्थ में क्या है, बिंदु सागर लेक, बिंदु सागर लेक, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं करवा चुकी हूँ। उसके बाद है इकामरा वन भी बिंदु सागर लेक के ईस्ट वेस्ट में, ठीक है, इकामरा वन, इकामरा वन, ठीक है, ये भी वहीं पे है। और नॉन हिंदूज़ के आउट ऑफ बाउंड्स है ये, ठीक है। कहाँ पे है, उड़ीसा में है, कहाँ पे है, उड़ीसा में, ये तो याद ही होना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही होगी और सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। तो इसी नोट पे आज के हम अगेन 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करके जाओ, चैनल सब्सक्राइब करो और इस इनिशिएटिव के साथ ऐसे ही बने रहो, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।